हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर सेशन। आज हमें 6 जून के करंट अफेयर कवर करने हैं। तिथि देख लें। पंचांग के हिसाब से ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। अमावस्या हमेशा कृष्ण पक्ष के एंड में ही आती है, बिकॉज चांद छोटा 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 होता जाता है और लास्ट में हमें दिखना बंद हो जाता है, वो अमावस्या कहलाता है। और विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946 चल रहा है। अब कल से शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाएगी। चलिए जी, कल जो सेशन लिया था उसमें आपको मैंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में बताया था और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए दिया गया था और उसका आंसर डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स वर गिवन टू यू, राइट? और आपसे पूछा था कौन सी करेक्ट है। सो दो स्टेटमेंट है, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज ग्लोबल होस्ट फॉर 2024। जो हर साल में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मेन इवेंट होता है उसको होस्ट कंट्री कोई ना कोई टेक केयर करती है। तो क्या इस बार सऊदी अरेबिया करेगी? येस, दिस इज करेक्ट। Since 1972, UNEP has been organizing World Environment Day. इन्होंने एक साल पीछे का बता दिया, 1973 से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो करेक्ट कौन सी होगी? ओनली 1 होगी। आज मैंने आप लोगों के रिस्पॉन्सेज पिक नहीं किए हैं, क्यों वो अभी मैं बता दूंगी। पर उससे पहले जो नए बच्चे जुड़े हैं आज प्लेटफॉर्म से, आज आप जो भी कुछ पढ़ोगे, डेली करंट अफेयर में आप जो भी कुछ पढ़ते हो उसका फ्री पीडीएफ आपको परचम के टेलीग्राम और ऐप पे अवेलेबल करवाया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, उसके अलावा अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो parchamclasses.in वेबसाइट पे आपको जाना होगा। मंथली मैगजीन, जैसे पूरा आप करंट अफेयर डेली पढ़ते हो, वीकली पढ़ते हो, उसका प्रॉपर कैटेगरी वाइज कंपाइलेशन स्टैटिक पॉइंट्स के साथ आपको दिया जाता है। ये मंथली मैगजीन 7th ऑफ एवरी मंथ तक अपलोड होती है parchamclasses.in पे ही इंग्लिश में। हिंदी वाली 10th ऑफ एवरी मंथ तक होती है। तो ये सब आप वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर लो। अगर आपको सब्सक्रिप्शंस चाहिए, कोर्सेज चाहिए, तो उसके लिए आपको परचम ऐप पे जाना पड़ेगा। अगर आप iOS यूज़ करते हो तो आपसे एक ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगा जाएगा, तो आपको क्लिज लगाना है, ठीक है, फॉर परचम। बाकी हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, कुछ भी परचेज करते हो, प्रॉब्लम आती है तो parchamclasses06@gmail.com पर ही आप मेल करेंगे अगर आपको टाइमली रेजोल्यूशन चाहिए अपने प्रॉब्लम्स का। चलिए, तो जैसा कि हमारा रिवाज है, हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे इंपॉर्टेंट डेज के साथ में। तो 6 जून को ऑब्जर्व किया जाता है रशियन लैंग्वेज डे। यूनाइटेड नेशंस जो है वो अपने ऑफिशियल काम जो है कितनी लैंग्वेजेस में करता है? मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे। सो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी और कौन कौन सी हैं। यू विल बी राइटिंग देम डाउन। उनमें से एक है रशियन। और रशियन लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 जून को किया जाता है। और इस दिन कॉमेमोरेट किया जाता है बर्थ ऑफ ग्रेट रशियन पोएट, एक महान रशियन कवि रहे जिनका नाम है अलेक्जेंडर पुष्किन। अलेक्जेंडर पुष्किन जी की बर्थ एनिवर्सरी भी पड़ती है 6 जून को और इसलिए रशियन लैंग्वेज डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और इसी दिन एक और महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ, कायरा पुरी, माई डॉटर हु हैज टर्न्ड 8 टुडे। तो यस, इट्स अ बर्थडे। और आपकी तरफ से आई एम सॉलिसिटिंग अ लॉट ऑफ विशेस फॉर हर। शी विल बी रियली हैप्पी टू सी व्हेन सो मेनी गुड विशेस पूल इन हर वे। और यही रीज़न है कि आज मैं आपके जो कल मैं तैयारियों में लगी हुई थी, ऑफ कोर्स मदर कैन नॉट एस्केप हरसेल्फ फ्रॉम ऑल द प्रिपरेशंस, और इसलिए मैंने आपके कल कमेंट्स नहीं देखे, स्क्रीनशॉट नहीं लिया और इसलिए आपको स्क्रीनशॉट देखने को नहीं मिला, राइट। सो एनी विच वेज आगे बढ़ेंगे, राइट। सो अब जो खबर आ रही है उसके लिए हम चलेंगे कर्नाटका। कहाँ चल रहे हैं हम? कर्नाटका चल रहे हैं। कर्नाटका के अंदर एक सेंचुरी है और उसका नाम है श्रावती वैली लायन टेल्ड मकैक सेंचुरी। श्रावती वैली लायन टेल्ड मकैक, ये एक तरह के मकैक्स हैं और इनको लायन टेल्ड मकैक कहा जाता है बिकॉज इनकी जो टेल होती है वो लायन के टेल की तरह दिखती है, राइट। सो इन मकैक्स का काउंट किया गया, एक रिपोर्ट पेश की गई और क्या इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए इनकी हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारी बातें उसमें की गई। ये जो मकैक्स हैं अपने हैबिटेट को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते। अगर आप वाइल्ड की बात करें तो सिर्फ इंडिया में देखे जाते हैं और एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे अपने एक दायरे में ही ये रहते हैं, तो इसलिए इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो 730 लायन टेल्ड मकैक्स, कितने मकैक्स की काउंट की गई है? 730 लायन टेल्ड मकैक्स श्रावती वैली लायन टेल्ड मकैक सेंचुरी के अंदर दर्ज किए गए हैं और कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये रिवील किया है। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। इनका जो पूरा हैबिटेट है जहाँ ये रहते हैं वो एक नैरो रेंज एवरग्रीन फॉरेस्ट का वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा है, जो मेजरली कर्नाटका देन केरला और तमिलनाडु वाले हिस्सा जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट का वेस्टर्न घाट का, वहाँ ये देखे जाते हैं और इसलिए इनकी हैबिटेट को संरक्षित किया जाना ज़रूरी है। इन मकैक्स को हम मकैका साइलेनस कहते हैं। अगर जूलॉजिकल लैंग्वेज में आप देखोगे मकैका सिलेनस या साइलेनस, और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में ये आते हैं, बहुत पहले के टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। लाइक आई टोल्ड यू, अगर आप नेचुरली देखो तो ये सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं और स्मॉल और
छोटे छोटे रेन फॉरेस्ट के जो पॉकेट्स हैं वेस्टर्न घाट में, वहाँ ही ये बसे हुए हैं। मेजरली कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के जो रेन फॉरेस्ट वाले पॉकेट्स हैं वेस्टर्न घाट के। ओके, चलिए अब इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं। एंडेंजर्ड हैं। साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स 1 में आते हैं, यानी आप इनके ट्रेड वगैरह को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन देखोगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का मैंने शेड्यूल नहीं बताया, ये आप ढूंढेंगे, ठीक है। मुझे बताइएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के कौन से शेड्यूल के तहत ये प्रोटेक्शन में रखे गए हैं। क्लियर। लाइन टेल मकैक, श्रावती वैली, लाइन टेल मकैक सेंचुरी कहाँ है? कर्नाटका के अंदर है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब एनवायरनमेंट की बात की ही थी, तो एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में प्लांटेशन कैंपेन भी चालू की गई बाय पीएम मोदी। सो ऑल्दो अपडेट ये है कि इन्होंने अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट साहिबा को दे दिया है और अब ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की तरह वर्क करेंगे जब तक नई सरकार अपनी शपथ वगैरह नहीं ले लेती और हाउस नहीं संभाल लेती। लेकिन अभी हम जब भी प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करेंगे, अभी तो हम इन्हीं का नाम लेंगे। सो पीएम लॉन्चेस ट्री प्लांटेशन कैंपेन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में ट्री प्लांटेशन कैंपेन चालू की गई। नाम क्या है इस कैंपेन का? एक पेड़ माँ के नाम। कौन सी माँ? धरती माँ। एक पेड़ माँ के नाम, राइट। और पीपल ट्री लगाया गया पीएम मोदी जी द्वारा, बुद्ध जयंती पार्क है दिल्ली में, वहां पे। और ये सारी बात वही है जो हमने कल की थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के कॉन्टेक्स्ट में, कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है, इसका जो आइडिया था कि ऐसा एक दिन मनाया जाना चाहिए, वो 1972 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने शुरू किया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में। ओके, और पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया, जो मैंने कल क्वेश्चन में भी अभी पूछा और हमने अभी डिस्कशन में लिया, 1973 में फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज सेलिब्रेटेड, और तब से हर साल हम इसे मना रहे हैं। तो 1972 में तो इनिशिएट किया गया था कि हम मनाएंगे, लेकिन पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया? 73 में मनाया गया। चलो, ये क्वेश्चन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है ना। इस तरह के जो डेज होते हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी थीम भी सुपर इंपॉर्टेंट होती है। बताओ क्या थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की? कल पढ़ा हमने, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। डी इज द आंसर। देन थोड़े बहुत हम पॉलिटिकल डोमेन से खबरें देखेंगे और आगे आने वाले कुछ दिनों तक ये चलेंगी। सो नवीन पटनायक, जो कि ओडिशा के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि ओडिशा में असेंबली पोल्स में डिफीट हो चुकी है और बीजेपी ने वहां पे मैक्सिमम सीट्स हासिल कर ली हैं। ठीक है। सो ओडिशा सीएम नवीन पटनायक रिजाइंस फॉलोइंग डिफीट ऑफ हिज पार्टी इन असेंबली इलेक्शंस। और ओडिशा के अंदर बीजेपी की विक्ट्री रही स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। टोटल 147 सीट्स पे से 78 सीट्स जीती गई हैं। ठीक है। देन व्हाट एल्स? बीजू जनता दल के चीफ हैं और ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को दे दिया, राइट। गवर्नर कौन है ओडिशा के? रघुबर दास जी, रघुबर दास। And like I told you, he is the longest serving chief minister of Odisha, नवीन पटनायक जी। और कंसेक्यूटिवली 5 टर्म्स के लिए इन्होंने सर्व किया, यानी लगातार 5 बार ये सीएम रहे हैं ओडिशा के 24 सालों तक, और 24 ईयर्स एंड 3 मंथ्स का कार्यकाल इन्होंने संभाला है। एंड एट द सेम टाइम इन्होंने सबसे पहले ओथ कब ली, ये भी देख लेते हैं। ओडिशा के सीएम पहली बार ये बने थे 5 मार्च 2000 के अंदर। ठीक है, तब से चला ही आ रहा है इनका काम, और लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ ओडिशा हैज नाउ रिजाइन्ड। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम द इलेक्शन की दुनिया कि प्रियंका झारखोली जो है, शी हैज बिकम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमन टू विन फ्रॉम अनरिजर्व्ड सीट। यूजुअली ट्राइबल कम्युनिटी के लिए सीट्स रिजर्व रहती हैं, लेकिन ट्राइबल होते हुए भी अगर अनरिजर्व सीट पे इन्होंने जीत हासिल की है तो ये ऐसी यंगेस्ट ट्राइबल वुमन बन गई हैं, और इनका नाम क्या है? प्रियंका झारखोली। ओके, सो प्रियंका झारखोली हैज बिकम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमन टू विन एन अनरिजर्व सीट, और ये कांग्रेस से हैं और इन्होंने चिकोड़ी कर्नाटका से जीत हासिल की है। एट द सेम टाइम शी इज ऑल्सो बिकम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमन इंडिपेंडेंस से लेकर के अभी तक अगर किसी ने अनरिजर्व्ड सीट कर्नाटका के अंदर हासिल की है। चलो, वो एक 1 लाइनर न्यूज की तरह आपको ध्यान रखना है, बस प्रियंका झारखोली और कर्नाटका से अनरिजर्व सीट, ये इतना ध्यान रखिएगा। अगली जो न्यूज आ रही है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन, इसकी न्यूज आ रही है, अगेन 1 लाइनर की तरह ही है। ताशिगांग जो कि कहाँ है? स्पीति वैली में। स्पीति वैली कहाँ है? हिमाचल में। सो ये खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली के ताशिगांग विलेज से। सो ताशिगांग वैली या विलेज, सो ताशिगांग वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है, और अब उसको
मॉडल पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। मॉडल पोलिंग स्टेशन क्या होते हैं? जहाँ पे बेस्ट फैसिलिटीज़ होंगी, थोड़ा मॉडर्न इंफ्रा होगा, साफ सफाई होगी, अलग से टॉयलेट्स होंगे, ये सारे जो इंफ्रा इलेक्शन कमीशन बना के देता है उसको मॉडल पोलिंग स्टेशन कहा जाता है। सो वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ताशिगांग के अंदर, स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और इसका ऑल्टीट्यूड कितना है? 15,256 फीट के ऊपर बना हुआ ये पोलिंग स्टेशन है। 2019 लोकसभा इलेक्शन में ही इसको सेटअप किया गया था। 100% पोलिंग वहाँ पे दर्ज की गई थी, ठीक है, और इस बार इसको मॉडल पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। देन हम आते हैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के ऊपर, जो कि क्वाकराली साइमंस ने रिलीज की हैं। QS इज व्हाट? क्वाकराली साइमंस। सो क्वाकराली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। अब आप बोलोगे मैम 2025 तो आया ही नहीं, अभी से कैसे कर दी? बिकॉज ये फ्यूचरिस्टिक होती हैं कि आपने अभी रैंकिंग इशू की है और ये इन्फ्लुएंस करेंगे फ्यूचर एडमिशन्स को। कौन सा इंस्टीट्यूशन कितना अच्छा है, किस चीज़ पे अच्छा है, रैंकिंग आती है, उसी के बेसिस पे आप एडमिशन बच्चे लेंगे, उसी के बेसिस पे इकोनॉमीज पे फर्क पड़ेगा इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड। सो इंडियन यूनिवर्सिटीज क्लाइम क्वाकराली साइमन 2025 ग्लोबल रैंकिंग्स। इंडियन यूनिवर्सिटीज जो इसमें रैंक हुई हैं उनका पिछले साल के मुकाबले रैंक एलिवेट ही हुआ है। IIT बॉम्बे इंडिया से टॉप यूनिवर्सिटी देखी गई है, टॉप स्पॉट इन इंडिया रिसेंट रैंकिंग्स के अंदर। 2024 की रैंकिंग में 149th स्पॉट इसने लिया था, लेकिन अभी 118th स्पॉट है। सो IIT बॉम्बे विथ 118 स्पॉट इज द टॉप यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंडिया। और इस रैंकिंग रिपोर्ट के हिसाब से 61% इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके रैंक्स पिछले साल के मुकाबले इम्प्रूव ही हुए हैं। देन IIT बॉम्बे इज फॉलोड बाय IIT दिल्ली एंड देन IISc बेंगलुरु। ओके, सो इनके रैंक्स क्या हैं? जो दिल्ली है उसने भी इंप्रूवमेंट किया, लास्ट ईयर 197 पे था, 150 पे है। सो IIT दिल्ली इज रैंक्ड 150। IISc बेंगलुरु लास्ट ईयर 225 पे था, अब 211 पे है। सो IISc बेंगलुरु इज रैंक 211, ठीक है। एक IIT इंदौर जरूर है जो अकेला ऐसा है जिसकी रैंक ड्रॉप हुई है, अगर हम IITs की बात कर रहे हैं तो। फॉर द 13th कंसेक्यूटिव ईयर, 13वीं साल लगातार MIT मैसाचुसेट्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो टॉप स्कोरर रहा, और उसको फॉलो किया है यूके के इंपीरियल कॉलेज लंदन ने। इंपीरियल कॉलेज की रैंक भी अच्छी इंप्रूव हुई है, आई थिंक 6th रैंक पे था लास्ट ईयर और अब 2nd पे आ गया है। और 3rd रैंक जो है उसके अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी देखी गई है। सो टॉप पे रहा MIT, फॉलोड बाय यूके का इंपीरियल कॉलेज लंदन, राइट। ये ग्लोबल लेवल पे टॉप किए हैं। इंडिया से टॉप किसने किया? IIT बॉम्बे ने टॉप किया है विथ वॉट रैंकिंग? 118th रैंकिंग, ये रही 118th रैंकिंग, राइट। चलो ओके, अगली खबर जो आ रही है वो बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये जो एक पूरा ग्रुप है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है ना, सो इसने और इंडिया ने मिलकर के, इंडिया ने लॉन्च किया है बिमरेन इनिशिएटिव। कौन सा इनिशिएटिव? बिमरेन इनिशिएटिव, ताकि जो PhD रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके साथ उनको बुला करके और उनको रिसर्च वगैरह में हेल्प किया जा सके और बढ़ावा दिया जा सके। कौन से एरिया के अंदर? ये रिसर्च क्या किसी भी क्षेत्र में हो सकती है? नहीं, ये रिसर्च मरीन यानी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? एक टर्म आ गई अब, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी यानी मरीन सेक्टर से रिलेटेड जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ करते हैं और उससे इकोनॉमी को फायदा होता है, उसको ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। सो श्रीलंका टू गेट ब्लू इकोनॉमी रिसर्च फेलोशिप फ्रॉम इंडिया बिम्स्टेक इनिशिएटिव, राइट। इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है बिमरेन यानी बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क। बिम्स्टेक के जितने भी देश हैं, कितने देश हैं बिम्स्टेक में? 7 देश हैं। उन 7 देशों में जो भी मरीन इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो जो रिसर्च करना चाहते हैं और जो रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके बीच का ये एक तरह से लाइजनिंग करने का काम होगा, ताकि मरीन टेक्नोलॉजी, मरीन रिसर्च में और बढ़ावा मिल सके और ब्लू इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके। बात समझ में आ गई? तो इंडिया ने पहल की है इस चीज़ की कि ठीक है, जो भी करना चाहें इंडिया इज़ वेलकमिंग यू। और इसके लिए ऑफकोर्स ग्रांट्स मिलेंगे, मिलियंस के ग्रांट्स मिलेंगे कंट्री को, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, राइट। सो श्रीलंका के लिए हमने दरवाजे खोले हैं कि आप आकर के ब्लू इकोनॉमी रिसर्च फेलोशिप कर सकते हो इंडिया के अंदर। सो ये जो बिमरेन है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जो कि इंडिया की मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स की, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन BOBP IGO। सो इन दोनों का एक मिला जुला इनिशिएटिव है बिमरेन, और वो मरीन टेक्नोलॉजी के अंदर R&D को प्रमोट करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ब्लू इकोनॉमी थ्रू रिसर्च, इस चीज़ के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया है। ना देखो,
बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल के आजू बाजू वाले और कुछ नॉर्थ के भी हैं वैसे, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, ये आपको 1 2 3 4 5 6 और 7 देश दिख रहे हैं, यही बिम्स्टेक के मेंबर नेशंस हैं। सो एक इकोनॉमिक ब्लॉक है जो कि एग्जिस्टेंस में कब आया, जून 6 1997। सो आज बिम्स्टेक का भी हैप्पी बर्थडे है ना। और बैंकॉक डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से एग्जिस्टेंस में ये आया। और जब ये इसकी शुरुआत की गई तब 4 ही मेंबर नेशंस इसमें थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। देखिए इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड, और ये बे ऑफ बंगाल के आजू बाजू ही थे ना, इसलिए बिम्स्टेक नाम रखा गया था, लेकिन कोई नहीं, बाद में और मेंबर्स जुड़ गए एंड फाइनली अब बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान इसके मेंबर्स हैं। परमानेंट सेक्रेटेरिएट यानी हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, ढाका, बांग्लादेश के अंदर। सो बिमरेन इनिशिएटिव समझ में आ गया, मरीन रिसर्च के लिए वेलकमिंग स्कॉलर्स टू इंडिया। ओके, अगली जो खबर है ये थोड़ी पुरानी है, मुझे लगा एक बार मैं ले लेती हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन में डाल देना चाहिए ये चीज़, एंड दैट इज ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, इट हैज़ लाइंड अप इनिशियल सिग्नेटरीज फॉर जीरो डेब्री चार्टर। तो जीरो डेब्री चार्टर ESA का क्या है, बस इसको समझाने के लिए आई थॉट आई शुड नॉट मिस आउट ऑन दिस। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसने एक जीरो डेब्री चार्टर किया है और उसकी जो 12 मेंबर नेशंस हैं ESA के अंडर में, उन्होंने साइन कर दिया, उन्होंने अग्री कर लिया कि हाँ जी वी विल बी अ पार्ट ऑफ दिस चार्टर। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है ESA में टोटल कितने मेंबर नेशंस हैं, चलो बताओ जल्दी से। ESA जो है ये एक देश का नहीं है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, तो इसमें कितने मेंबर नेशंस हैं वो आप मुझे बताओगे। 12 कंट्रीज ने साइन कर दिया है एक चार्टर में, जिसके हिसाब से आपका जो ऑर्बिटल डेब्री है, आप सैटेलाइट लॉन्च करते हो, वो जाकर के अपना काम कर लेती है, कई बार भिड़ भी जाती है, और जो पूरा डेब्री क्रिएट होता है, जब आपने यूज में ले लिया तब आप उसको वापस बुलाते हो तो वो डिसइंटीग्रेट होती है। अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर से कोई भी चीज़ अंदर आएगी तो वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में आप नहीं ला रहे हो, आप चाह ही रहे हो कि वो आते आते डिसइंटीग्रेट हो जाए, ध्वस्त हो जाए। तो ऐसे में मेजर मलबा तो गिर जाता है आकर के धरती पे, यूजुअली हम ओशनिक रीजन में गिरवाते हैं ताकि किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लोट होते रह जाते हैं, हमारे स्पेस में रह जाते हैं, तो ये होता है ऑर्बिटल डेब्री या स्पेस डेब्री। इसको कम करने के लिए ESA ने एक चार्टर बनाया, जीरो डेब्री चार्टर, जिसका टारगेट क्या है, जिसका टारगेट है कि 2030 तक, कब तक, 2030 तक हम जीरो डेब्री चार्टर के हिसाब से कोई नेट एडिशन नहीं करेंगे। 2030 तक हम ऐसे लेवल पे पहुंच जाएं कि जो भी हम सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो स्पेस डेब्री है उसमें कुछ और एडिशन नहीं हो रहा है, यानी एग्जिस्टिंग डेब्री को भी कम करना है और नया डेब्री भी ऐड नहीं करना है। इसके लिए ये चार्टर लाया गया है। नॉन बाइंडिंग है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने नहीं किया तो कोई पेनल्टीज लगेंगी, नो, या सबको मेंबर बनना ही बनना है, नो, लेकिन नॉन डेब्री चार्टर है, नॉन बाइंडिंग चार्टर है। और इसके अंदर जो रिस्क होता है, अगर सैटेलाइट से जो डेब्री होता है, कोलिजन होते हैं, ब्रेक्स हो जाते हैं, तो 1 in 1000 केसेस से ज़्यादा केसेस ऐसे नहीं होने चाहिए जब सैटेलाइट कोलाइड हो रही है या ऊपर जाके फट गई है, आपस में भिड़ गई है या ध्वस्त हो गई है और उसके डेब्री हमने छोड़ दी हो। 1000 केसेस में से ओनली 1 केस ऐसा होना चाहिए। और जो डेब्री नीचे आ रहा है और उसकी वजह से कोई कैजुअलिटी हो जाए, किसी इंसान को हानि पहुंचे, ऐसे 10,000 में से एक केस ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा केस नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये रखा गया है। लोअर अर्थ ऑर्बिट हो या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बेल्ट जो है, यहाँ से टाइमली रिमूवल भी हमको सैटेलाइट्स का करना है, ऐसा ये चार्टर बोलता है। और सक्सेस एटलीस्ट 99% सक्सेस के साथ में, प्रोबेबिलिटी के साथ में काम करें कि आप जो सैटेलाइट भेज रहे हैं उसको टाइमली वापस ले लें, ताकि वो वहाँ पे घूमती न रहे, डिसइंटीग्रेट होती है तो उसका डेब्री ना फैलता रहे। ऑल्दो ऐसा कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कितने टाइम में आपको सैटेलाइट वापस ले लेनी है। कई बार सैटेलाइट नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, ठीक है। डेब्री का मतलब यही नहीं है कि कोई टूट गई, फूट गई और तो एनवायरनमेंट में घूम रही है तो उसी को डेब्री कहेंगे। आपकी सैटेलाइट जो कि फंक्शनल नहीं है, उसने अपना टारगेट जो करना था वो पूरा कर लिया या नहीं कर पाई, पर फिर भी वो स्पेस में घूम रही है, दैट इज ऑल्सो अ स्पेस डेब्री, राइट। तो इन सबको कम करने के लिए जीरो डेब्री चार्टर किसने इंट्रोड्यूस किया, ESA ने किया, और 12 मेंबर नेशंस ने उस पर साइन कर दिए हैं। कौन से वो मेंबर नेशंस एक बार देख लीजिए, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, लिथुएनिया, पोलैंड, पोर्टुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन एंड UK। मोटा मोटा पॉइंट समझ में आ गया। चलो, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया एक और ऐसा देश
बनने जा रहा है जो कि पैलेस्टाइन को एज अ कंट्री, स्टेट यानी कंट्री के तौर पे रिकॉग्निशन देगा। सो स्लोवेनिया ने भी बोला है, वहां पे एकदम मेजॉरिटी से सबने थम्स अप दे दिया दैट यस, पैलेस्टाइन को एक स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। स्लोवेनिया बिकम्स द लेटेस्ट यूरोपियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज अ पैलेस्टीनियन स्टेट। और इससे पहले हमने देखा था सिन ने अपना रिकॉग्निशन दिया था। सिन इज स्पेन, आयरलैंड एंड नॉर्वे। ठीक है, अब उसके अंदर एक और कंट्री ऐड हो जाएगा, स्लोवेनिया। स्लोसिन है ना, स्लोसिन है ये अब। तो इन कंट्रीज ने दे दिया। और अभी तक अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन की करीब 2/3 मेंबर्स जो हैं वो पैलेस्टाइन को एक सेपरेट स्टेट का रिकॉग्निशन देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 140 कंट्रीज हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन एज अ सेपरेट स्टेट। ओके, और क्यों? क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन का डिस्प्यूट खत्म तभी होगा जब आप एक बाउंड्री स्टेट की डिफाइन कर दोगे। स्लोवेनिया की अगर हम बात करें तो यूरोप, ये छोटा सा आपको यहाँ मैप दिख रहा है। सो यूरोप के अंदर ये इधर आपको इटली, इटालियन पेनिनसुला, उसके पास में स्लोवेनिया पड़ता है एंड दिस इज स्लोवेनिया। और इसकी कैपिटल क्या है? ल्यूब्लियाना। कैसे पढ़ते हैं इसको? ल्यूब्लियाना। प्रेसिडेंट इज नताशा पर्क-म्यूसार, करेंसी इज यूरो। अगली खबर जो आ रही है वो ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड से रिलेटेड आ रही है, दैट यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड जीईएफ, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है $135 मिलियन का ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ओके, इसमें क्या होगा? इसके अंदर इस इनिशिएटिव के तहत पहली बात तो ये 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई है। ये जो प्रोग्राम तैयार किया गया किसी कॉन्फ्रेंस में किया गया होगा, तो 4th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स, SIDS4 कंडक्ट की गई और उसके दौरान ये ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेशन प्रोग्राम फाइनल किया गया। ये इनिशिएटिव जो भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, डेवलपमेंट हो, आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो बहुत सारी, उन आइलैंड कंट्रीज़ में डेवलपमेंट हो लेकिन नेचर से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट हो, तक क्योंकि आइलैंड का इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल होता है, राइट। तो आप ऐसा कोई भी डेवलपमेंट ना करो ताकि वहाँ की इकोलॉजी हैम्पर हो, और इसी चीज़ को ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेशन प्रोग्राम के तहत कोर रखा गया है। रोल ऑफ नेचर और नेचर बेस्ड सोल्यूशन अर्बन डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में, टूरिज्म में, इनके लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। 15 SIDS यानी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ऐसे कंट्रीज जो कि छोटे छोटे आइलैंड हैं और वो कंट्री भी हैं, ठीक है, ऐसे स्टेट्स को डेवलप किया जाएगा। एक डेकेड का जो डेकेड ऑफ एक्शन लिया गया है 2024 से 2034 तक, तो ऐसे 15 कंट्रीज को डेवलप किया जाएगा जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है। और ये आइलैंड कहाँ के एरियाज के होंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैरेबियन, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी। यहाँ पे जो ऐसी आइलैंड कंट्रीज हैं, छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं जिनका इकोनॉमिक बूस्ट होना चाहिए लेकिन एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए होना चाहिए, तो उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे इस प्रोग्राम के तहत टू एक्सपैंड सक्सेसफुल लोकल इनिशिएटिव्स। तो आप लोकली जो भी काम करते हो उसी को और बढ़ाइए ताकि आपके लोकल लोग भी यूज़ हों, आपकी इकोनॉमी भी चलती रहे, इको फ्रेंडली टूरिज्म हो, पॉल्यूशन नहीं हो, फिशरीज, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसमें UNEP, FAO, वर्ल्ड बैंक, बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं, IUCN जो साथ में मिलकर के आ रही हैं और ब्लू ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेशन प्रोग्राम में सपोर्ट करेंगे। क्लियर? ओके, सो ये एक न्यूज़ थी कि फिलीपीन का कोर्ट है, उसने गोल्डन राइस के कमर्शियल प्रोडक्शन के ऊपर रोक लगा दी है। ठीक है, सो फिलीपीन के अंदर गोल्डन राइस का प्रोडक्शन हो रहा था बिकॉज वहाँ पे विटामिन A की डेफिशिएंसी देखी गई थी लोगों के अंदर, राइट। और ये गोल्डन राइस है, लेकिन वहाँ की जो कोर्ट है उन्होंने बोला है कि नहीं, अभी फर्दर इसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि कहीं आगे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा, बिकॉज ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस है, नेचुरली फिलीपींस में नहीं पाया जाता। आपने जेनेटिकल इंजीनियरिंग की, इसके अंदर बीटा कैरोटीन का एलिमेंट डाला ताकि ये जब बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी से विटामिन A सिंथेसाइज करेगी और विटामिन A की डेफिशिएंसी कम होगी। लेकिन एक खतरा तो ये हमें पता नहीं है कि इसका असर ह्यूमन जनरेशन्स पे कैसा पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो वहाँ की लोकल वेराइटीज़ ऑफ राइस हैं, तो उनके साथ ये क्रॉस पॉलिनेशन करके हो सकता है वहाँ की लोकल वेराइटीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दे अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेराइटी हुई जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। तो इन सब कारणों से फिलीपीन की जो कोर्ट ऑफ अपील्स है, उन्होंने बायो सेफ्टी परमिट्स जो गोल्डन राइस को दिए थे उनको रद्द कर दिया, और साथ साथ BT एग प्लांट हम बैंगन को बोलते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी से जो बनाया जाता है, इंजीनियर्ड किया जाता एग प्लांट है, उनको भी सेफ्टी, हेल्थ, लीगल कंसर्न्स के चलते एक तो मोर रिसर्च की ज़रूरत है और
इकोसिस्टम को भी पोटेंशियली डिस्टर्ब कर सकता है वहाँ की लोकल वेराइटीज़ को बीट आउट करके। ठीक है, क्यों लाई गई थी वेराइटी? विटामिन ए की डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए। और गोल्डन राइस, गोल्डन क्यों होता है? बिकॉज इसमें बीटा कैरोटीन है, गाजर के अंदर भी बीटा कैरोटीन भरा हुआ होता है ना। येलो ऑरेंज जो गोल्डन कलर होता है प्लांट्स में जो आपको देखने को मिलेगा वो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है, येलो ऑरेंज गोल्डन कलर। और ये जेनेटिकल इंजीनियर्ड क्रॉप था। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। उन्होंने साइन की है 30 ईयर की एक डील, किसके साथ? तंजानिया के एक पोर्ट के साथ। उनका एक टर्मिनल, तंजानिया का पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है? तंजानिया का दर एस सलाम पोर्ट है, पूरा पोर्ट नहीं, उसका एक टर्मिनल 30 साल तक कौन ऑपरेट करेंगे? अडानी पोर्ट्स ऑपरेट करेगा। ओके, सो अडानी ने 30 ईयर कंसेशन अग्रीमेंट साइन किया है तंजानिया के दर एस सलाम पोर्ट के एक टर्मिनल यानी टर्मिनल 2, कंटेनर टर्मिनल 2 को मैनेज करने के लिए। एपी सेज अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और व्हाट एल्स? बस इसमें वन लाइनर जैसी न्यूज़ थी। अब इसकी लोकेशन देख लो, ये आपको अफ्रीका दिख रहा है, ये तंजानिया दिख रहा है, और यहाँ पे इस जगह पे ये दर एस सलाम ये पोर्ट है, और इसका टर्मिनल 2 अडानीज अगले 30 साल तक मैनेज करेंगे। अगली खबर आ रही है किससे रिलेटेड? अशोक लेलैंड से रिलेटेड। अशोक लेलैंड एक कंपनी है और उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, सारथी सुरक्षा पॉलिसी। सारथी कौन होता है? जो चला रहा होता है किसी व्हीकल को, वो रथ का सारथी हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है। तो यहाँ पे ड्राइवर है, जैसे अर्जुन के रथ के सारथी श्री कृष्ण माने जाते हैं ना, कहे जाते हैं थे। सो इसी तरह से हमारी जो गाड़ियां हैं उनके सारथी कौन है? ये जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है यानी ड्राइवर। तो ड्राइवर्स की सुरक्षा के लिए, उनके इंश्योरेंस के लिए सारथी सुरक्षा पॉलिसी कौन लेकर के आए हैं? अशोक लेलैंड कंपनी लेकर के आई है। किन के लिए? ड्राइवर के इंश्योरेंस के लिए। ओके, और कम्युनिटी पॉलिसी है ये, ऐसा नहीं है हर एक के इंडिविजुअल है। जैसे अगर आप इस कंपनी के मेंबर हो और आप ड्राइवर हो तो आप इसका हिस्सा बन जाओगे। ग्रुप इंश्योरेंस जिसे हम बोलते हैं, अप टू 10 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस इसमें दिया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन होगा ड्राइवर्स का, डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में, और स्पेशल एजुकेशन बोनस भी उनके बच्चों को दिया जाएगा। तो सारथी सुरक्षा पॉलिसी ये किसने लॉन्च की है? अशोक लेलैंड ने। किसके लिए? ड्राइवर्स के लिए, अप टू 10 लाख रुपीज। देन लास्ट न्यूज आती है आज के लिए, और बाकी जो भी न्यूज होगी हम कल डिस्कस करेंगे। बैडमिंटन स्टार है पीवी सिंधु, कौन नहीं जानता इनको, एंड शी इज बीन अपॉइंटेड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल। से नो टू टोबैको, वर्ल्ड नो टोबैको डे हमने देखा था अभी थोड़े दिन पहले। जल्दी से बताओ कब ऑब्जर्व किया जाता है? मई में आता है, इतना मैं बता रही हूँ। ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024 के उपलक्ष्य में ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उन्होंने पीवी सिंधु को अपॉइंट किया ब्रांड एम्बेसडर के लिए फॉर टोबैको कंट्रोल कैंपेन। उनकी जो भी कुछ होंगी उसमें पीवी सिंधु नजर आएंगी। और यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी कौन है? हमारे अपूर्व चंद्रा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं जो बहुत पॉपुलरली न्यूज में बनी रहती हैं, उनके सेक्रेटरी के नाम ध्यान रख लिया कीजिए। और ये हमने देखा ही था, इस बार की थीम वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। याद है, बच्चों के इर्द गिर्द थीम रखी गई थी, तो वही यहाँ पे रिविजन कर लिया। इंपॉर्टेंट डे है जी, ध्यान रखेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अब ऑफ कोर्स आई हैव टू गेट बैक टू वर्क, तो मैं जल्दी से सिर्फ रिविजन क्वेश्चन करवा रही हूँ। आज मैंने प्रीवियस डे की प्रैक्टिसेस नहीं ली हैं। आई हैव टोल्ड यू व्हाई, बिकॉज द किड इज वेटिंग। ठीक है, चलिए। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। क्वाकराली साइमंड की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 हमने देखी। 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको करेक्ट बतानी है। आईआईटी बॉम्बे टॉप स्पॉट पे और आईआईटी दिल्ली सेकंड स्पॉट पे इंडिया से, बिल्कुल सही है। ग्लोबली यूके का इंपीरियल कॉलेज लंदन टॉप पे आया है। एमआईटी आया है लगातार 13th टाइम, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। करेक्ट, ओनली 1। रशियन लैंग्वेज डे कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पोएट? रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को आता है। कौन से पोएट की बर्थ एनिवर्सरी है ये? अलेक्जेंडर पुशकिन, सी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ सारथी सुरक्षा पॉलिसी? अशोक लेलैंड की सारथी सुरक्षा पॉलिसी है। प्राइमरी एम क्या है? किसको सेफगार्ड करना है हमें? रोड सेफ्टी, व्हीकल परचेज, कवरेज ऑफ व्हीकल या ड्राइवर? सो ड्राइवर कम्युनिटी की सेफ गार्डिंग। ए। विच कंट्रीज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड अ पैलेस्टीनियन स्टेट? हाल ही में कौन से देश हैं जिन्होंने पैलेस्टीन को स्टेट के तौर पर रिकॉग्निशन दिया है? आपको 3-4 नाम दिए गए हैं, तो हमने देखा सिन और स्लोसिन, है ना, स्लोसिन। सो स्लोवेनिया,
Spain, Ireland, Norway. B will be the right answer. And this finally is your question of the day. And that is, where is world's highest polling station located? हाँ ठीक है, चलिए बताइए आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आज के लिए मुझे विदा करो, ठीक है, मैं जा रही हूँ. एंड यस, डू हैव अ वेरी नाइस डे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अच्छे से पढ़िएगा और अब हम कल मिलेंगे डेली करंट अफेयर सेशन के साथ. बाय बाय.